हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी जो है एक पीवाईक्यू एक नज़र क्लास चलती है। पीवाईक्यू एक नज़र, जिसमें हम पीवाईक्यू प्रीलिम्स के लेते हैं, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू का डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन क्या करते हैं, एक नज़र में हम देखते हैं कि हमको कैसे पढ़ना है और आगे की डायरेक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, कि जो भी हम आगे 2026-2027 का एग्जाम देंगे तो उस पर हम किस दिशा में आपकी पढ़ाई अपनी पढ़ाई किस दिशा में रखें जिससे हमको आसानी से सफलता हासिल हो। ठीक है, तो पीवाईक्यू कई मेंटर्स आपको बार बार बोलते होंगे कि आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए, पीवाईक्यू देखना चाहिए। तो पीवाईक्यू देखने का तात्पर्य ये होता है कि आप पीवाईक्यू देख करके आगे की रणनीति अपनी तय कर पाओ। तो पीवाईक्यू और सिलेबस, मैं कहता हूँ सिलेबस को भी बार बार देखना चाहिए। सभी बोलते हैं, सभी मेंटर्स बोलते हैं, तो आपको सिलेबस को भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिलेबस को बार बार देखना है और पीवाईक्यू देखना है। इससे क्या होगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ोगे वो आपके जो है मटेरियल में आपको दिखने लगेंगे। कि आप मान लो ज्योग्राफी की कोई बुक्स पढ़ रहे हो तो उस समय आप पीवाईक्यू और सिलेबस को देखे होगे तो उस कथन को पढ़ते समय आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि सर इसको हमको हाईलाइट करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, ये आप करके देखिए 10-20-25 दिन, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं अभी तक क्या पढ़ रहा था और आगे क्या पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज लाने का हमारा तात्पर्य ऐसा नहीं था कि हम कुछ भी लेकर के आपको दे रहे हैं। बहुत सोच समझ की रणनीति स्टार्ट करी गई है, तो आप लोग इसको फॉलो करिए और निरंतर आप 10-20 दिन आप फॉलो करके देखिए। और कोई बहुत घंटे की सीरीज तो होती नहीं, 10-20 मिनट की होती है। तो 10-20 मिनट में आपको जो है ये चीज़ें देखने को मिलती है। 10-5 दिन आप इसको ट्राई करिए, फिर उसके बाद आप पढ़िए किसी चीज़ को, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सर सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारी रणनीति का सर्वप्रथम हिस्सा क्या होता है, सिलेबस होता है। तो पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ हम प्रीलिम्स का डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वेश्चन, तो हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखेंगे। तो पहले क्या कह रहा है, भारत एवं विश्व का भूगोल। अब देखिए हमेशा तोड़ करके पढ़ा करिए, सिलेबस भी दिया है तो उसको भी तोड़ करके पढ़िए। फिर उसको यहाँ पर क्या है, ये लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। तो पहले भारत का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, फिर विश्व का प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। अब हमको यहाँ पर डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि हम पढ़ें कैसे, प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक के अंतर्गत कैसे आता है। तो हम फिर यहीं पर हमको ये समझ में आता है कि हमको पीवाईक्यू देखना चाहिए। मान लो ये विश्व है, विश्व के अंदर भारत है, तो हमको विश्व के विषय में थोड़ा जानना है और इसके साथ साथ भारत के विषय में भी जानना है, क्योंकि हम यहीं रहते हैं। एक सामान्य नागरिक को भी ऐसा जानना चाहिए। उतनी अपेक्षा यूपीएससी भी करता है कि आप एक सामान्य नागरिक, जो मतलब सामान्य व्यक्ति को पता होनी चाहिए, उसी तरह का नॉलेज होना चाहिए जीएस के संदर्भ में। यूपीएससी ऐसा बोलता है, सिलेबस में लिखा हुआ, आप जाके पढ़ लीजिए। तो कहीं पर हमको देखिए प्रीलिम्स का सिलेबस डिफाइन नहीं दिखाई देता, तो हम मेंस के सिलेबस की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो आप जाओगे तो यहाँ पर भूगोल का जीएस फर्स्ट पेपर में आपको सीधे सीधे भूगोल का फर्स्ट जो है दिखाई देगा, भूगोल लिखा हुआ है। तो आप भूगोल को जो है पढ़िए। तो इसमें 10 नंबर टॉपिक, 11 नंबर और 12 नंबर टॉपिक आप ध्यान से पढ़िए, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं। देखिए मैं अगर इसको डिफाइन करने लगूंगा, क्योंकि पहले की जो 2016 तक के जो पेपर में मैंने जो है डिफाइन कर रखा है सिलेबस को अच्छे से, प्रीलिम्स को, मेंस को, तो आप उसको अगर निरंतर देखते आ रहे हो तब तो आपको फायदा मिलेगा। अब क्या होता है, कई बच्चे जो है निरंतर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं हर बार नई चीज़, पुरानी चीज़ को बार बार रिपीट करूंगा तो उनको लगता है कि सर वीडियो लंबा कर रहा है और कुछ नहीं। तो जो नए अभ्यर्थी आते हैं उनका एक अलग जो पक्ष है, वो कहते हैं कि ये सीधे प्रश्न आ जाते हैं पढ़ाने। तो देखिए जो बच्चे नए हैं तो उनसे मैं एक बार सजेशन करूंगा, मतलब सजेस्ट करूंगा आपको कि आप पीछे जाकर के वीडियोस को देखिए। ठीक है, जब आप निरंतर वीडियो देख कर आओगे तो आपको समझ में आएगा कि सर बताना क्या चाह रहा है। अभी आप बीच में आओगे और कुछ चीज़ें आपको लगेंगी कि अरे सर मज़ा नहीं आ रहा है, तो फिर आप लगता है सब्सक्राइब कर रहे हुए हैं, पहले पीछे हट जाओगे कि मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता हूँ, हट जाता हूँ यहाँ से, इनको समझ में नहीं आता। लेकिन आप निरंतर किसी चीज़ को फॉलो करोगे, रेगुलर देखोगे, तो आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है, ये बहुत सोच समझ के लाई गई है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पॉज कर दिया हूँ, आप इसको देख करके पॉज करके 10 मिनट 5 मिनट इसको दीजिए, सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। ठीक, फिर हम चलते हैं सीधे जो है प्रश्नों पर। अब देखिए यूपीएससी की 2-3 थीम है, मतलब जिस मतलब कि ज्योग्राफी के संदर्भ में, जीएस में, ज्योग्राफी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ज्योग्राफी में जीएस में थीम रिपीट होती है। तो वो थीमों को कैसे ध्यान रखना है, जैसे मैपिंग का सवाल हर साल रिपीट होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, मैपिंग में क्या है, ऐसे डिफाइन करके देखिए, कॉपी में साइड में लिख लीजिए जहां पर आप तैयारी कर रहे हैं। तो कॉपी में कैसे, भारत की मैपिंग प्लस विश्व में विश्व की मैपिंग। अब उस विश्व में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, भारत में भी सब कुछ नहीं पढ़ना है, करंट को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर करंट को भी ध्यान में रखिए कि करंट में जो चीज़ें चल रही हैं उसको पढ़ना है। ये नहीं कि सब कुछ थोड़ी पूछ लेगा, लेकिन जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो मोटा मोटा आपको भारत की मैपिंग पता होनी चाहिए कि भारत में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरह से। ठीक, मैप नहीं बन रहा है देखो तो आप लोग मैनेज करें। फिर विश्व में क्या है, तो विश्व की मैपिंग के बारे में थोड़ा देख लेना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ थीम होती है, जैसे कि ये अब ये कायदे से देखा जाए तो एग्रीकल्चर का पार्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर को भी तो हम ज्योग्राफी में रखते हैं। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों में, अब 2017 का सवाल है, उस समय करंट में चल रहा था कि जो हमारी मिट्टी है, मृदा है, उसको स्वस्थ करने के लिए सरकार ने प्लान चलाया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चलाई थी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड, अब जो जैसे कोई स्कीम है चली आ रही, अब देखिए आप प्रीलिम्स में जाओगे तो यहाँ पर सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पर आपको यहाँ पर कई जगह जो है इकोनॉमी में, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हो सामाजिक आर्थिक विकास, और यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल। इसका मतलब कोई योजना
ये कोई पहल वो पूछ लेता, तो आप सिलेबस प्रीलिम्स का जब पढ़ लिए होगे तभी तो आप पेपर दे रहे होगे, आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए होगे तभी पेपर दे रहे होगे। तो जीएस में यूपीएससी आपसे अपेक्षा रखता है कि आप जो है दूसरे सब्जेक्टों को लिंक करके प्रीलिम्स में या मेंस में समझने का प्रयास करिए। प्रीलिम्स में आप प्रश्नों को समझने का प्रयास करिए, फिर आंसर दीजिए, और मेंस में प्रश्नों को समझिए और उसके कुछ पॉइंट भी अलग अलग सब्जेक्टों के डालिए। कि मान लो ज्योग्राफी का प्रश्न आप लिख रहे हो मेंस में, तो ज्योग्राफी को लिखते समय आपको मेंस के 2-3 पॉइंट एनवायरमेंट के भी डाल दीजिए, इकोनॉमी की भी डाल दीजिए, सोशल जस्टिस की भी डाल दीजिए, इस तरह से जो है, ठीक है। तो ये आपसे अपेक्षा रखता है। तो लेकिन ये अपेक्षा क्या रखता है, आप भी जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इसको इंटरलिंक करके डालें, तो एग्जामिनर भी समझ जाता है कि आप इंटरलिंक करके डाल रहे हैं, इसका मतलब आपकी पढ़ने की कैपेसिटी भी अच्छी हो गई है और आप चीज़ों को समझने भी लगे, ठीक है। और यही यूपीएससी डिमांड करता है कि हमको समझदार व्यक्ति चाहिए, ना कि रट्टू तोता, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पढ़ने की, जैसे कोई स्कीम चल रही है तो यूपीएससी रिपीट करेगा, तो इसका मतलब स्कीम जो जिस सेक्टर की चल रही है, मान लो इकोनॉमिक चल रही है तो यूपीएससी इकोनॉमी में पूछ लेगा, ठीक है। फिर ज्योग्राफी में चल रही है तो ज्योग्राफी में पूछ लेगा। तो आपको करंट अफेयर पढ़ते समय ये ध्यान में रखना है, जब आप पीवाईक्यू देखोगे तभी आप ऐसा कर पाओगे। तो आपको ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से पढ़ना है रोक करके। मैं यहाँ पर सवाल नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि पढ़ना क्या है। तो आपको मैपिंग पढ़नी है, ठीक है, करंट में जो चल रही हो, इसके साथ साथ मतलब भारत और विश्व की, यहाँ पर मैंने पहले बता दिया। इसके साथ साथ आपको क्या देखना है कि कोई योजना अगर ज्योग्राफी से संबंधित चल रही है उसको देखना है। करंट में कोई योजना चल रही है तो उसको ध्यान में रखना है। इसके संदर्भ में मैंने बता दिया, मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ठीक है। फिर इसके बाद सीधे चलते दूसरे प्रश्न पे। अब इसमें क्या है, अब देखिए फिर कृषि संबंधित, इसका मतलब कृषि से संबंधित अभी प्रश्नों की संख्या बढ़ रही है। इसका मतलब एग्रीकल्चर को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। आप इकोनॉमी में पढ़ें तो उसको लिंक करते हुए, ज्योग्राफी से भी लिंक करते हुए पढ़ाई करें, ठीक। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण, मतलब कि मृदा को बचाना है। अब अधिकारी का काम क्या होता है, अधिकारी अगर आप मान लो कि स्वास्थ्य हेल्थ कृषि सेक्टर में आपको कोई काम करने का मौका मिलता है, मान लो डीएम हो, आपको हेल्थ कृषि सेक्टर में काम करने का अवसर मिलता है, तो आप कैसे काम करोगे, ठीक है। तो उसको आपको जो है सलाह, आप कृषि सेक्टर का जो भी अधिकारी होगा उससे आप समन्वय करके क्या क्या इंप्लीमेंट करा सकते हो। तो जल संरक्षण का भी काम करना है आपको। तो जल हमारे यहाँ कहाँ खर्च होता है, चावल मतलब राइस की खेती में, राइस की खेती करते हो वहाँ पर पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, और गन्ना, 2 चीज़ें उत्तर भारत में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी कि इनको कैसे हमको करना है, ठीक। दक्षिण में भी होता है गन्ना, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को अब इनके बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो भूमि की कम या शून्य जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये चीज़ें आप अब इसमें देखिए। अब नीचे जब भी ऐसे दिए तो पहले आप नीचे का पढ़ा करिए, मैंने ऊपर का पढ़ दिया, सही उत्तर लिखिए। यहाँ पर कहीं पर नहीं भी लिख देता है, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अभी मैं यहाँ पर आंसर नहीं बताने जा रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है कि सरकार जो भी स्कीम ला रही है, कुछ चीज़ कर रही है, तो आपको उसमें ध्यान रखना है। अब ये छोटी चीज़ें हैं, ये बेसिक है। आप एग्रीकल्चर पढ़ोगे ज्योग्राफी में तो ये चीज़ें वहीं से मिल जाएंगी। तो आपको एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक। मैंने किताब बुक्स की लिस्ट बता रखी है, अब जाकर के बुक लिस्ट देख लीजिए। अब देखिए फिर आ गया भारतीय मानसून पर पूर्वानुमान करते समय, जब आपको आईएमडी जो होता है वो हमको क्या करता है, पूर्वानुमान फोरकास्टिंग बताता है मौसम की। तो उस समय क्या होता है, तो समाचारों में चलता ही रहता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी कभी समाचारों में तो उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल मुझे बताना है कई बच्चे क्या होता है, ठीक है। मान लो ये हिंद महासागर है, तो ये हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल कैसे आता है, ठीक है। अब जब आप लोग सलाह दोगे तो मैं इसकी एक सीरीज भी चला दूंगा, आपको बता भी दूंगा, ठीक है। अब ये शब्दावली चर्चा में है, तो अब ये शब्दावली कॉन्सेप्ट है। अब इसके विषय में कई आपको पता भी होगा अच्छे से। अभी कॉन्सेप्ट आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, तो आप इसका आंसर दे लोगे। अब क्या होता है, अब आपको ये ध्यान रखना है कि एल नीनो और ला नीना ये भी चर्चा में बना रहता है। जैसे मानसून आएगा तो इनकी चर्चा चलती रहती है। तो यूपीएससी इनसे भी शब्दावली से प्रश्न बना सकता है। इसका मतलब अभी इंटरनेशनल डाइपोल पे बनाया 2017 में, अब हो सकता है कि एल नीनो ला नीना पे बना दे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब इनको पढ़ोगे अच्छे से तो ये समझ में आपको आ जाएगा। मैं इसलिए इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट में यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ, केवल आपको ये रूबरू करा रहा हूँ कि आपको पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या चीज़ें जो है महत्वपूर्ण है, किन पर हमें फोकस रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ें इंडियन ओशन डाइपोल चल रहा है चर्चा में, तो इसका मतलब उस समय चल रहा था। अब 2025-26 में क्या चर्चा में चल रहा है, मान लो कि एल नीनो ला नीना चल रहा है, या कोई और जो है शब्दावली चर्चा में है जिसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे। हालांकि आप ज्योग्राफी में बेसिक में ये सब चीज़ें आप पढ़ते होंगे, ठीक है। फिर देखिए नदियों संबंधित अपवाह तंत्र से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है। तो अपवाह तंत्र क्या होगी, थीम हो गई, इससे हर साल रिपीट होता है अपवाह तंत्र से। तो इसका मतलब क्या है कि आपको मैपिंग, बस यहाँ पर बताता जा रहा हूँ, मैपिंग, फिर इसके बाद अपवाह तंत्र, फिर कृषि, ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी, ठीक। और भी एक चीज़ थी, हाँ, सरकार की योजना है, सरकार की कोई योजना चल रही है चर्चा में तो वो पूछ लीजिए, ठीक। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तिस्ता नदी के बारे में, अलग अलग जो है नदियों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये सवाल आपके ग्रिप में होंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बस आपको मैं जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से उसको फॉलो करिए। मैंने बताया ना कि आपको
क्या करना है, योजनाओं को, करंट अफेयर को ध्यान में रखना है, मैपिंग को ध्यान में रखना है, भारत और विश्व को लेकर के, फिर कृषि क्षेत्र को देखना है, ठीक है, कृषि के साथ साथ आपको अपवाह तंत्र देखना है, फिर आप इसके बाद पठार पर्वत ये सब देखना। तो ये बेसिक चीज़ें जब आप पढ़ रहे होगे, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी। अब समय कम है, ज़्यादा नहीं के चक्कर में पढ़ोगे तो प्रीलिम्स 2026 आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक। तो इसको आप अच्छे से पढ़ना। तीस्ता नदी भी देखो, जाके लोकेशन देखो। जब भी आप ज्योग्राफी का क्वेश्चन पीवाईक्यू लगाओ या आप ज्योग्राफी पढ़ते समय मैप साथ में रखो। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मैप आपको एटलस साथ में रखना है, ठीक है। एटलस को अपने पास रखिए, ठीक है। एटलस को आप साथ में रखोगे तो आपको कुछ भी लोकेशन, पॉलिटी आप पढ़ रहे हो सकता है कोई राज्य की चर्चा हो तो तुरंत एटलस में देखा भारत के राज्यों में, या विश्व में कोई चर्चा चल रही है, आईआर पढ़ रहे हो तो उसको भी तुरंत वहीं पर देख लिया। उससे क्या, लोकेशन भी आपकी दिमाग में बनी रहेगी, तो सवाल आपकी ग्रिप में होगा। जब आप सब कुछ पढ़ने लगते हो तो फिर चीज़ें जो है मतलब कि सही डायरेक्शन में पढ़ने लगते हो तो सही आपके हाथ में होती है, ठीक। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान से पढ़ोगे। इनकी एक जैसे तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। अब आपको देखो कि सच में ये बात सही है कि नहीं सही है। जब आप पढ़ो, अब यहीं पर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो यहीं पर एटलस बगल में रखा और इसको पॉज किया, यहीं पर रोका, इसको तुरंत देख लिया मैप में, तो आपका यहीं का यहीं तैयार हो गया। 10 मिनट मुझे दिया, 10 मिनट में आपकी कितनी चीज़ें तैयार होंगी। अब बताइए, मैं 4-5 मतलब 10 मिनट में आपको कई सारी चीज़ें बता देता हूँ। मुश्किल से आप 2 घंटे मेरे लिए निकाल दीजिए। जैसा मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ, केवल आप इतना पढ़िए कि मैं यहाँ पर पीवाईक्यू से संबंधित आपको थीम बता रहा हूँ। केवल वो थीमों को आप जो है 10 मिनट मतलब 2 घंटे में उन थीम को, जैसे मैंने मैपिंग बताया तो मैपिंग कर लीजिए, योजना बताई, करंट अफेयर बताए उसको आप फॉलो कर लीजिए। जैसे ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी का करंट अफेयर अलग से पढ़ते हो, इसी में लिंक कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ कृषि क्षेत्र में बताया तो कृषि का जैसे 2-3 पेज में, 10 पेज में, 20 पेज में महेश कुमार वर्माल सर की पुस्तक मैंने बताई थी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो कृषि क्षेत्र का आप वहाँ से तैयार कर सकते हो। हालांकि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी आप अगर देखना चाहते हो तो महेश कुमार वर्माल सर की पुस्तक आप देख सकते हो। मैंने उसमें वीडियो में बता रखा है, ठीक। फिर उसके बाद जो है आप तीस्ता नदी दिया है तो फिर तीस्ता नदी को अच्छे से देख लो कि ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, किन किन राज्यों से भारत के होते हुए टच होती है, फिर इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है कि बांग्लादेश भारत के लिए बॉर्डर बनाती है कि कुछ ऐसा है, ऐसे देखते हुए चलो, ठीक। तो ऐसे तैयारी करोगे तो आपके क्वेश्चन आगे बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। फिर और नदी को देखो, महानदी के बारे में देखो, ठीक है। और भी दक्षिण की कृष्णा नदी है, इनके बारे में देखो, पढ़ो जा करके, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप पढ़ोगे तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। फिर आप देखिए, फिर भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार में के सबसे निकट है, भौगोलिक कौन सा स्थान की बात कर रहे थे, सुमात्रा, जावा, बोर्निया, ये मैपिंग है। आप मैपिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक कौन सा है। अभी क्या है, अभी आपको पता है इथोपिया के पास जो है बहुत बड़ा जो है ज्वालामुखी की घटना हुई है, ज्वालामुखी घटना हुई, तो यूपीएससी उससे संबंधित प्रश्न बनाने की संभावना बन जाती है। तो आप तुरंत जाइए, अफ्रीका का जो मैप है आप उसको देखिए कि मान लो कि ये अफ्रीका का मैप है, तो यहाँ पर ऐसी घटना इथोपिया के आसपास यहाँ पर देखने को मिली है। तो वहाँ पर देखिए कि वहाँ कौन कौन सी प्लेटें थी, क्यों ऐसा हुआ, कितने सालों बाद हुआ, 12,000 शायद साल, 12,000 वर्ष बाद हुआ ऐसी घटना, ठीक है। तो 1200 या 12,000 ऐसे कुछ वर्ष है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। तो आप इसको करंट अफेयर में ध्यान से पढ़िए कि ये क्यों है, कौन कौन सी प्लेटें यहाँ पर हैं, कौन सी नदी है, स्वेज नहर कौन सी नहर है, हैं? तो जब आप इनको जब पढ़ोगे तब अब नील नदी का यहाँ पर उद्गम होता है कि नील नदी यहाँ से जो है बह के निकलती है, तो आपको समझ में आ जाए कि नहीं, नील नदी का उद्गम तो यहाँ नहीं है, यहाँ से बह के निकलती है, तो यहाँ टच होती है क्या, उसके आसपास कौन सी लेक है, नदी है। तो जब आप इस तरह से जब आप पढ़ोगे तब आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ऐसा थोड़ी कि सब कुछ आप पढ़ते रहोगे, ऐसे कुछ भी पढ़ते रहोगे और यूपीएससी जो है आपको पास कर देगा, ठीक। खैर चलते हैं। आप यदि आप अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट का सवाल है, अब आपसे कॉन्सेप्ट कि आप जो है अवेयर हो कि नहीं, आप पढ़ते समय ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरना होगा। अब आपको मैपिंग देखिए, मैपिंग डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि कोयट्टम कहाँ है, अब आपसे सीधे पूछ लिया कि आप कोहिमा किसकी राजधानी बताइए मुझे कमेंट में, ठीक है। फिर कोयट्टम ये कहाँ पर है। अब आपको जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि कोहिमा जो है आपको मान लो उत्तर पूर्व का ये मान लो राज्य, मैं आपको बता दूं कि मान लो अब ये दक्षिण में आपको आना है कोयट्टम, ठीक। फिर यहाँ पर जो है उत्तर पूर्व के राज्यों में, अब यहाँ से आप जैसे आओगे तो कौन कौन से राज्यों को होते हुए आओगे। तो जब भी आप मैपिंग, मैंने पहले भी बताया कि आपको मैपिंग पढ़ो तो आपको कैसे पढ़ना है कि आपको दिमाग से पढ़ना है कि जैसे ये गुजरात है, मान लो ये गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद गोवा, कर्नाटक, फिर इसके केरल, फिर इसके बाद तमिलनाडु, फिर इसके बाद ऊपर जो है आंध्र प्रदेश, फिर इसके बाद धीरे से ऐसे पढ़ते हुए उड़ीसा। इस तरह से आप पढ़िए तो दिमाग से ऐसे पढ़िए, फिर उत्तर पूर्व के सारे राज्य पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद बीच के राज्य पढ़ लो। तब आपको देखिए अब ऐसे ही जो है कोई चर्चा में होगा तो आप आराम से पता लोगे। तो मैंने शुरू में भी पढ़ाते समय आपको हमेशा बताया, तो आपको धीरे धीरे ये चीज़ें आ जाएंगी। आप कोई भी जो है स्थल चर्चा में हो तो आप तुरंत उसको इसी स्टाइल में पढ़िए। यूपीएससी जैसे ये फ्रेम बता दिया, यूपीएससी ने फ्रेमिंग करके दे दी कि इस तरह से हम पूछते हैं, तो अगली बार फिर ऐसे प्रश्न बनाएगा, फिर आप सवाल कर लोगे, ठीक। मुझे ये बताइए कोहिमा कहाँ है, कोयट्टम कहाँ है, बताऊंगा नहीं यहाँ पे, चाहता तो बता देता, ठीक। मैंने हिंट दे दिया कि उत्तर पूर्व और दक्षिण, ठीक। फिर आप आइए, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा में है, ठीक। भूमध्य सागर कहाँ है, तो पहले आप देखो मैपिंग, मैंने कहा ना विश्व का फिर भूगोल भारत का, तो विश्व को भी देखना है और उसके साथ साथ भारत का। तो मैपिंग से संबंधित प्रश्न है,
कहाँ पर है, तो मैपिंग आपने अच्छी से कर रखी होगी तो आप आराम से बता लोगे। तो तुरंत जाओ भूमध्य सागर देखो, उसमें जॉर्डन देखो, ईरान देखो, लेबनान देखो, सीरिया देखो। अभी क्या है कि काफ़ी पश्चिमी जो है एशिया में जो काफ़ी बवाल चल रहा है, आप देख पा रहे होगे, रूस को लेकर के, यूक्रेन को लेकर के, है ना, तो इजराइल को लेकर के। तो ये शब्द यूपीएससी आपके दिमाग में आपसे पूछ लेगा कि ये चर्चा में है, आप इसके बारे में मैपिंग से संबंधित बताइए कौन कौन से सही है। इस तरह से आप तैयारी करोगे तो आपका आराम से यूपीएससी क्लियर होगा। आप बिल्कुल परेशान होते हो ना, बस ऐसे में जैसे बता रहा हूँ वैसे आप ध्यान में रखिए। अब ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा एनवायरमेंट संबंधित है, लेकिन इसको हमने ज्योग्राफी में डाल रखा है, ठीक। अब आपको जैसे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, अलायंस मतलब संगठन या एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलकर, जैसे कई लोग मिलकर के अपना एक गठबंधन बना लेते हैं, उसी को बोलते हैं गठबंधन को, ठीक। तो इंग्लिश की शब्दावली को ज़्यादा प्राथमिकता दो, ठीक। तो यहाँ पर परिवर्तन संधि ये क्या है, तो उस समय चर्चा में चल रही थी। तो जैसे कोई अब संधि चर्चा में चल रही है, मान लो अभी COP30 हुआ है, अब उसको 30 के बारे में देखो जाकर उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए। अब करंट में पढ़ रहे हो, उससे संबंधित यूपीएससी सवाल बना देगा। उसमें 2-3, अब आपने अच्छे से पढ़ रखा है, उनको 2-3 बार पढ़ो, ज़्यादा के चक्कर में पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो लेकिन बार बार पढ़ो। जब उनको पढ़ लोगे तो ये सवाल आपकी ग्रिप में होंगे, ठीक है। जब इनको कथन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, अच्छा ये वाला कथन गलत लग रहा है। तो जैसे आपको लगे ये गलत है तो आपने तुरंत डी को अलग किया, ए को अलग किया। अब या तो 2-3 सही है या तो 3 सही है, 3 तो पक्का सही है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। अब 2 को हमको समझना है कि 2 सही है कि नहीं सही है। इस तरह से पढ़ो। मैं एक बता रहा हूँ उदाहरण, यहाँ पर क्या सही है क्या नहीं सही है वो आप लोग तय करना, मैं अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसको जो है ध्यान से पढ़िए पॉज करके। इसीलिए मैं इसका देखिए, यहाँ पर आप सोचिए कि मैं एक एक कथन आपको समझाते हुए चलूँ, तो यहाँ पर समझाने का मतलब नहीं, मुझे केवल आपको डायरेक्शन देना है कि कैसे आपको पीवाईक्यू देखना चाहिए और पीवाईक्यू देख करके कैसे सवाल को सॉल्व करना है या आगे मटेरियल कैसे पढ़ना है, ठीक। तो आप इसको करते हैं। अभी हम एनालिसिस लेकर के आएंगे 2011 से लेकर 2015 तक का डिटेल एनालिसिस। तो डिटेल्ड एनालिसिस में जो है अच्छे से चर्चा करेंगे। बाकी मेरा तो प्लान ये है कि मैं क्या करूँगा, एक तो 2011 से लेकर के 2025 तक आपको क्या कर दूँ, डिटेल एनालिसिस बता दूँ, क्योंकि उससे पहले का कोई मतलब नहीं जानेगा, क्योंकि रिपीट होता है उसमें पता चल जाता है। क्योंकि एनालिसिस बताएंगे तो सारी चीज़ें बार बार रिपीट होंगी। थीम डिटेल एनालिसिस बता दो, ठीक है, एनालिसिस बता दो। फिर इसके साथ साथ मेरा एक प्लान क्या है कि एमसीक्यू बेस्ड आपको क्वेश्चन बना दो। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या होगा कि 1979 से, मतलब 1979 से लेकर के 2025 तक, 2025 तक क्या करना है आपको कि मैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बना करके आपको दे दूं। तो आप क्या होगा कि पूरे प्रश्नों को लगा डालो। फिर आप किसी भी कोचिंग, अभी तो हम टेस्ट सीरीज नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या है, मानव संसाधन का अभाव। तो फिर किसी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले लीजिए प्रिल की, आप उससे लगा लीजिए। इतने प्रश्न लगा लोगे लगभग आपके 10,000 प्रश्न यहीं से तैयार हो जाएंगे, मतलब इन क्वेश्चनों से 1989 से लेकर के 79 से लेकर के 2025 तक। और उसके साथ साथ टेस्ट लगाओगे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, मतलब 35 टेस्ट होते हैं तो 35 गुणे 100, एक क्वेश्चन में, मतलब एक टेस्ट सीरीज में 100 क्वेश्चन होते हैं, तो आप 3500 क्वेश्चन तो यही हो गए। और ये भी आप मान लो कितने ईयर्स हो गए, उधर हो गए आपके 21 ईयर्स और 25 इधर हो गए। 25 मान के चलो कि आपके 45 साल इधर हो गए, तो 45 साल में मान के चलो 46 साल, तो 46 साल में क्या हो गया कि 100 का गुणा यहाँ भी करो तो 4600 क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है। अब इधर उधर से आप थोड़ा बहुत जानोगे पढ़ोगे तो उससे भी आपके एमसीक्यू तैयार होंगे। यहाँ पर भी प्रैक्टिस कर रहे हो, इतनी प्रैक्टिस करके चले जाओगे तो आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको तैयारी करनी है और बेहतरीन ढंग से। तो मैं कोशिश देखिए करूँगा मैं, क्योंकि देखिए मेरे पास मानव संसाधन नहीं है, तो इसलिए मैं जो है बहुत बचता हूँ आपको किसी चीज़ का भरोसा दिलाने में। बोल देता हूँ कि मैं आपको ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पता चले कि कुछ हो भी ना। तो इसलिए जो चीज़ हो सकती है उस पर कोशिश करूँगा। बाकी 2011 से लेकर 2025 तक का तो डिटेल एनालिसिस लेके आना ही आना है, ठीक। और करंट अफेयर पर भी हम फोकस कर रहे हैं। आप लोगों ने द हिंदू देखना बंद कर दिया था, इसलिए सर ने जो है द हिंदू पढ़ाना बंद कर दिया। हालांकि उन्होंने नोट्स अभी भी वो बना के रख रहे हैं। आप लोग अगर कहोगे कि हमें नोट्स दे दीजिए तो हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। बाकी हमारा जो है प्लान ये है कि जो है आप बड़ी बड़ी कोचिंग जो भी देखते हैं, 2-3 कोचिंग है जो हिंदी माध्यम के लिए समर्पित है थोड़ा, तो हम उस पर भी विचार करेंगे। और उससे अच्छी और भी कोई, जैसे क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, इनका भी सहारा लेंगे। तो 2-3 जो है मैगजीन को जो है सहारा लेकर के आपको जो है करंट अफेयर 2025 में लगभग जनवरी से लेकर के या अप्रैल से लेकर के, ठीक है, 2026 अप्रैल तक का या मई तक का आपको तैयार करा दें, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।